हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम जो है 100 क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज हम जो है उसके आगे देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का जो है पहला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है। यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि राजा राम मोहन राय अपने घर से कब निकले थे। क्योंकि घर से निकले थे सामाजिक कार्य करने के लिए, तो 15 वर्ष की अवस्था में ही वो जो है अपने घर से निकल गए थे। इस दौरान इन्हें जो है नेपाल जाना पड़ा। फिर उसके बाद बौद्ध दर्शन का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। फिर जो है इन्होंने कई मतलब कि संस्थानों की जो है स्थापना की। ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सा गलत होगा, कौन कौन सा सही होगा। देखो, इन्होंने जॉन डिग्बी ने अपना दीवान नियुक्त किया था, बिल्कुल सही। जॉन डिग्बी ने इनको जो है अपना दीवान नियुक्त किया था, ये बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि पहला जहाँ जहाँ पर है इसको आप गलत काट दीजिए। अब बचा है बी और डी। इन्होंने 1814 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। देखो, इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी। 1814 में इन्होंने क्या किया था, आत्मीय सभा की स्थापना की थी। यानी कि दूसरा गलत है। इस क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर दो होगा, लेकिन असलियत में जो राइट है वो ये दो वाला गलत है। यानी कि दो किसमें है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी भी इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो नहीं है। आगे भी देख लेते हैं। इन्होंने नेपाल में बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया, बिल्कुल सही। क्योंकि ये मतलब नेपाल गए थे, जब घर छोड़े थे 15 वर्ष की अवस्था में, तो इन्होंने नेपाल गए थे और वहाँ पर बौद्ध दर्शन प्राप्त किए थे। उसी के बाद जो है इन्होंने संस्थानों की स्थापना करना प्रारंभ किया, जैसे कि 1814 में आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना किया था। फिर 1816 में वेदांत सोसाइटी, ये जो वेदांत सोसाइटी है ना, ये आत्मीय सभा के बाद जो है इसकी स्थापना थी। और ये 1814 नहीं, 1816 में जो है हुआ था वेदांत सोसाइटी की स्थापना। और ब्रह्म समाज आप सभी जानते हैं 1828 में। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। और 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज, कहाँ पर, कोलकाता में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। ठीक। तो इस प्रकार से तीसरा सही हो जाएगा। इन्होंने उपनिषदों में व्यक्त आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। देखो, ये जो नहीं लिखा है इन्होंने स्वीकार किया था, यानी कि इन्होंने उपनिषदों में व्यक्त आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार किया था। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यानी कि दूसरा और चौथा गलत है, और इसमें यही गलत पूछा गया है, तो गलत सिर्फ दूसरा और चौथा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी से रिलेटेड, गांधी जी की 11 सूत्री मांग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें भी आपको गलत कथन चूज करना है। क्या करना है, गलत कथन बताना है। देखो, गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 ईस्वी को अपनी 11 सूत्री मांगे जो है मांग जो है पेश किया था, बिल्कुल सही। यार मतलब 31 जनवरी को और 1930 को ही जो है अपनी 11 सूत्री मांग को इन्होंने पेश किया था। यानी कि पहला बिल्कुल सही है, और इसमें पूछ रहा है गलत। पहला जहाँ जहाँ पर इसको काट दीजिए, पहला यहाँ पर है और किसी में नहीं, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है, इस मांग को उन्होंने अपने पत्र न्यू इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया था, गलत। इन्होंने जो है 11 सूत्री मांगों को न्यू इंडिया नहीं था, बल्कि वो था यंग इंडिया। देखो, छोटा छोटा सा मिस्टेक है। न्यू इंडिया नहीं था, बल्कि वो जो है यंग इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया था। इस प्रकार दूसरा गलत हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में गलत ही पूछ रहा है, तो दूसरा जहाँ जहाँ पर है वो सही होने की पॉसिबिलिटी है। यानी कि डी में नहीं है तो डी वाला भी काट दीजिए। अब बी और सी 50-50% हो गया है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं और आगे क्या कहता है। इन मांगों में भू राजस्व में 70% की कटौती करने की मांग शामिल थी। 70% की कटौती करने की मांग थी, आप बताइए। कह रहा है कि इन्होंने भू राजस्व में, देखो, सेना के खर्च में इन्होंने 50% की कटौती मांगी थी, और सिविल सेवा के वेतन में भी 50% की कटौती मांगी थी। ठीक। लेकिन और जो भू राजस्व था, भू राजस्व में भी ये जो है 70% नहीं बल्कि 50% ही कटौती मांगी थी। ठीक है। यानी कि ये सभी में जो है 50-50% की कटौती मांगी थी। चाहे वो सिविल सेवा के वेतन में हो, चाहे वो जो है क्या बोलते हैं उसको, सेना के खर्च में हो, उसमें 50% की कटौती मांगी थी।
और जो इन्होंने जो भू राजस्व था ये जो दिया गया 70% नहीं होगा बल्कि 50% की कटौती मांग जो शामिल थी। इस प्रकार तीसरा भी गलत है और चौथा बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा है कौन कौन सा गलत है, तो दूसरा और तीसरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एक बार इसमें जान लीजिए, इस मांग में था कि जो शराब मतलब जैसे बिहार में शराब जो है बंदी लगी है, उसी प्रकार पूर्ण शराब बंदी लागू करना भी इनकी जो है मांग थी। और इनकी मांग थी कि जो राजनीतिक ये जो व्यक्ति थे उन जिनको जो है बंदी बना लिया गया था उनकी रिहाई की भी जो है मांग किए थे इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व पूरा पाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूर्व पूरा पाषाण मतलब के संदर्भ में। ठीक, देखो, चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप अति अतिरप अतिरम पक्कम से प्राप्त हुए थे। अतिरम पक्कम से प्राप्त हुए थे। देखो, ये जो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति और एक था उसका नाम था मतलब हैंड एक्स संस्कृति था, होता हैंड एक्स संस्कृति था। ये जो है सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए पता है? ये मद्रास के समीप अतिरम पक्कम से नहीं प्राप्त हुए थे बल्कि ये पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? पंजाब की सोहन नदी घाटी। ठीक है, पंजाब में है सोहन नदी घाटी, वहाँ से जो है प्राप्त हुए थे, यानी कि पहला गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण सबसे पहले सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए थे। तो देखो, हैंड एक्स संस्कृति के जो भी इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपकरण थे वो सबसे पहले सोहन नदी घाटी से नहीं प्राप्त हुए थे बल्कि वो मद्रास के समीप उसका नाम था मद्रास के समीप वाद मदुराई। क्या नाम था? वाद मदुराई तथा अतिरम पक्कम से प्राप्त हुए थे। यानी कि दूसरा भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो, इसमें जो हैंड एक्स संस्कृति है ये उल्टा लिख दिया गया। हैंड एक्स संस्कृति का उपकरण सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ था? वो जो है मद्रास के समीप अतिरम पक्कम और एक था वाद मदुरई, यहाँ से प्राप्त हुआ था। और इसमें जो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण हैं वो सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए थे? वो जो है सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए थे। विपरीत लिख दिया है। इस प्रकार इसमें दोनों गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें दोनों गलत लिखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग के चेदी वंशीय शासक खारवेल, यही जो खारवेल था इसने जो है एक बार जो है पुष्यमित्र शुंग को भी हराया था। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, गलत पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? हमसे गलत पूछ रहा है। इसका हाथी गुम्फा अभिलेख नेहरू की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखी साक्ष्य बिल्कुल सही लिखा गया है। ये गलत नहीं है, ये सही लिखा गया है। दूसरा देखो, हाथी गुम्फा अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख है? बिल्कुल नहीं। हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है क्या बोलते हैं उसको, ये बौद्ध भिक्षुओं को ग्राम दिए जाने का उल्लेख नहीं है। इसने पांड्य शासकों के यहाँ गधे से हल चलवाया था? बिल्कुल सही। इनमें से कोई नहीं, ये तो कोनो मतलब नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत लिखा गया है, तो यही डी, बी वाला इसका राइट आंसर होगा। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बता देते हैं कि ये सही कैसे होगा। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं को ग्राम दान में नहीं दिए थे बल्कि ये जो है जैन भिक्षुओं थे उनको जो है ग्राम दिए जाने का उल्लेख है, बौद्ध भिक्षुओं का नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें गलत पूछा था तो गलत बी वाला ही लिखा है। बाकी ये दोनों पॉइंट जो है ये सही लिखे हुए हैं। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद, महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद ये कराए थे ननैया थे। कह रहा है कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। तो एक तो थे ननैया। ननैया जो कवि थे इन्होंने तेलुगु भाषा में अनुवाद जो है प्रारंभ किया था ननैया ने। ठीक, लेकिन यह पूरा नहीं किए थे। इन्होंने सिर्फ प्रारंभ किया था, ये पूरा नहीं किए थे। क्लियर? अब जो बचा था उसको जो है तिकन्ना आए, इन्होंने जो है आगे बढ़ाए, फिर इन्होंने भी पूरा नहीं कर पाए। फिर उसके बाद आए यर्रा प्रगदा। ठीक, ये आए, इन्होंने इसको क्या कर दिया था? पूरा कर दिया था। इन्होंने इसको पूरा कर दिया था।
जबकि ये जो वीरभद्र का नाम लिखा हुआ है ये कालिदास के द्वारा जो रचित था अभिज्ञान शाकुंतलम। वीरभद्र ने जो है कालिदास ने जो अभिज्ञान, आप लोग जानते होंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी, कालिदास ने की थी। उसका जो है तेलुगु भाषा में अनुवाद कौन किए थे, वीरभद्र किए थे। ठीक है, यानी कि पूछ रहा है महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद। तो सबसे पहले नन्नय्या आए थे, इन्होंने शुरू किया था लेकिन पूर्ण नहीं कर पाए थे। उसके बाद तिकन्ना आए थे, ये भी नहीं पूर्ण किए थे लेकिन कुछ काम किए थे, उसके बाद पूर्ण नहीं कर पाए थे। फिर येर्रा प्रगदा आए थे, इन्होंने जो है पूर्ण कर दिया था। यानी अगर पूछे कि इसमें कोड के माध्यम से सही उत्तर चुनिए तो पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो अब वीरभद्र लिखा हुआ है तो इसके बारे में भी जान लीजिए। वीरभद्र जो है, जो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, उसको जो है तेलुगु भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था। ये सारे का भी जो है तेलुगु भाषा से ही रिलेटेड है। ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। किसका, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। अयोध्या, अयोध्या भी जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। मथुरा, ये भी जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। महोबा भी है, काशी भी है, रौनाही भी है और श्रावस्ती भी है। यानी कि उत्तर प्रदेश में ये सब जो लिखा गया है ना, मथुरा, और इसमें काशी, काशी भी लिखा है, काशी है। हस्तिनापुर नहीं लिखा है, हस्तिनापुर भी है, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर भी जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। उसके बाद देवगढ़, देवगढ़ हो गया। महोबा लिखा ही गया है, महोबा भी था। उसके बाद काकंडी था, काकंडी, काकंडी भी था। रौनाही को जो ही पहले इसको रत्नागिरी कहा जाता था, रौनाही को, तो रौनाही भी था। ये सभी जो है जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। आपको इसको याद करना है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि जैन धर्म के, उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कौन से हैं। पीसीएस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है अयोध्या, महोबा, रौनाही, मथुरा, काशी, श्रावस्ती, ये 6 तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ काकंडी भी है, हस्तिनापुर भी है और देवगढ़ भी है। यानी कि ये सब भी जो है जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं था। यानी कि 3 इससे जो है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है और एक जो है वो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है, वो भी तुगलक वंश से ही संबंधित है। देखो, दीवान ए बंदगान, ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित था। दार उल सभा, ये भी फिरोज शाह तुगलक से संबंधित था। दीवान ए कोई, ये जो है प्रशासनिक क्या बोलते हैं उसको, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक से के जो है प्रशासनिक विभाग के थे, दीवाने को ही। दीवान इस्तिहाक, ये भी जो है फिरोज शाह तुगलक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि फिरोज शाह तुगलक जो है दीवान बंदगन, दारुल सफ़ा, दीवान इस्तिहाक, ये सभी जो है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित प्रशासनिक विभाग है, लेकिन दीवान एक को ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ जो है स्थल दिया गया है, दूसरी तरफ साक्ष्य, यानी कि कौन से स्थल पर किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये जो महादहा है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर युगल समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। महादहा में युगल समाधियाँ प्राप्त हुई। कोल्डिहुआ में जो है झोपड़ी का जो फर्श मिला है ना, झोपड़ी, झोपड़ी कहाँ पर है इसमें, झोपड़ी, हाँ ठीक, झोपड़ी का जो है फर्श मिला है। सराय नाहर से जो है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है। लाहुरा देव से जो है कट्टी कह रहा हूँ सॉरी, कच्ची ईंट के आवास मिले हैं। यानी महादहा से जो है युगल समाधियाँ मिली हुई हैं, कोल्डिहुआ से जो है झोपड़ी का फर्श मिला हुआ है, और सराय नाहर से जो है कृषि का प्राचीनतम स्थल मिला हुआ है, और लाहुरा देव से कच्ची ईंट के आवास मिले हुए हैं। यानी पहले का दूसरा आएगा, सी गलत डी गलत, और बी का जो है 4 आएगा, कोल्डिहुआ से झोपड़ी का फर्श मिला हुआ है, तो बी का आएगा 4, यानी कि ए वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक तरफ अधिनियम है, और वो अधिनियम कब पारित हुआ था उसको आपको बताना है। देखो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ था, बिल्कुल सही लिखा गया है ये, 1878 में, ठीक। समाचार पत्र अधिनियम, देखो समाचार पत्र अधिनियम 1908 में पारित हुआ था। समाचार पत्र अधिनियम क्या पारित हुआ था,
1908 में प्राप्त मतलब पारित हुआ था। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम ये 1910 में बिल्कुल सही लिखा गया है, सामने सामने लिख दिया गया है। और पंजीकरण अधिनियम एक बचा है वही 1867, आप लगा देंगे 1867 प्राप्त हुआ है। यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1908 में, समाचार पत्र वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, समाचार पत्र अधिनियम 1908 में, भारतीय समाचार पत्र जो है 1910 में, और पंजीकरण अधिनियम ये जो है 1867 में। यानी कि पहले का जो है यानी कि ए का हो जाएगा, ए का ए ही है, यानी कि सी और डी गलत हो जाएगा। बी का जो है बी का हो जाएगा 4, यानी कि बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, पहला बी गलत, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारा एवं सम्मान की भावना जगाने के लिए करवाई थी? सम्मान की भावना जगाने के लिए कराई थी। तो इन्होंने जो है अल्लोपनिषद, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्लोपनिषद की जो रचना है इन्होंने करवाई थी, वो हिंदुओं में भाईचारा मतलब इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारा एवं सम्मान की भावना जगाने के लिए करवाई थी। यानी पहला ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि अल्लोपनिषद की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना जो है फैजी ने की थी। किसने की थी? फैजी। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना जो है फैजी ने की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस विजय अभियान के बाद उस स्थान का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया था? किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, मतलब एक तो विजय अभियान उनका हुआ, तो उसमें इनके एक पुत्र थे, उनका नाम, उनका मतलब पुत्र के नाम था खिज्र खां, उनके नाम पर खिजराबाद रखा। और मतलब कि वह स्थान क्या था? तो चित्तौड़ था। क्या था? चित्तौड़। अब जो अब बताएंगे कि चित्तौड़ किसकी राजधानी थी, तो चित्तौड़ जो है ये मेवाड़ की राजधानी थी। किसकी थी? मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। वहाँ का जो राजा था वो राणा रतन सिंह थे। देखो ध्यान से समझिए कि चित्तौड़गढ़ किसकी राजधानी थी? मेवाड़ की थी, और मेवाड़ के जो शासक थे वो राणा रतन सिंह थे। ठीक। चित्तौड़ का जो किला था वो सामरिक यानी कि युद्ध करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, यानी कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। अब अलाउद्दीन ने उस पर जो है 1303 ईस्वी में अधिकार कर लिया। कब कर लिया? 1303 ईस्वी में क्या कर लिया? उस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद चित्तौड़गढ़ का जो नाम था, अब उनके पुत्र के नाम खिज्र खां के नाम पर उसको खिजराबाद कर दिया था। क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। और उसके बाद वो जो खिजराबाद उन्होंने किया, फिर उसे जो है खिज्र खां को उसने जो है वो चित्तौड़गढ़ जिसका उसने खिजराबाद रखा था, उसने अपने बेटे खिज्र खां को सौंप कर और वह पुनः जो है अपने केंद्र यानी कि दिल्ली में आ गया था। कहाँ? दिल्ली वापस आ गया था। देखो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ है। चित्तौड़ के राजा कौन थे? राणा रतन सिंह थे। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है 1303 ईस्वी पे चित्तौड़ पर अधिकार कर लिए थे। अधिकार करने के बाद अब अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर इसका नाम जो है खिजराबाद रख दिया। जब इसके बाद खिजराबाद रख दिया, अब खिजरा का जो है वो खिज्र खां को सौंप दिए। सौंपने के बाद और वो जो है दिल्ली वापस चले गए। इसकी यही कहानी है। ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया और उसके कार्यों को हस्तांतरित कर दिया। किसको हस्तांतरित किए थे? ठीक है। मतलब कि सचिव का पद इन्होंने, जो राज्य सचिव का पद था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था। अब उसको जो है किसको जो है हस्तांतरित किए थे? तो राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव, राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को उन्होंने जो है हस्तांतरित कर दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो वन लाइनर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तरफ जो है अभिकथन ए लिखा हुआ है और दूसरे तरफ जो है उसका कारण लिखा हुआ है। आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है। चलिए देखिए, आत्मसम्मान आंदोलन के प्रमुख नेता टी.एम. नायर और पी. त्यागराज थे। गलत। आत्मसम्मान मतलब कि जो आत्मसम्मान आंदोलन है इसको राधा स्वामी नायकर ने जो है प्रारंभ किया था। किसने?
राधा स्वामी नायकर। किसने जो है, राधा स्वामी नायकर ने जो इसको जो है प्रारंभ किया था। तो पहला तो गलत हो गया। देखो, कथन और अभिकथन, अभिकथन और कारण में यही एक फ़ायदा होता है, अगर दोनों में से आप जान गए कि कौन सा गलत है तो आपका आंसर निकल आया। यानी कि पहला गलत है, तो देखो ए गलत है, डी सही है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। या तो दोनों सही होंगे या तो एक गलत होगा, या तो दोनों सही होंगे, किसी एक की व्याख्या कर रहा होगा या फिर नहीं कर रहा होगा, या फिर कोई एक गलत होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आत्मसम्मान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? राधा स्वामी नायकर थे। कौन थे? राधा स्वामी नायकर थे। और ये भी बता दें कि इन्होंने इसको कब प्रारंभ किया था, तो इन्होंने 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था। क्या किया था? इसका जो है प्रारंभ किया था। इसमें जो है प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था, ये भी समझ लीजिए। देखो, हिंदू सामाजिक व्यवस्था जो थी उसमें जाति, धर्म और ईश्वरीय आस्था के बिना एक नए समग्र एवं तर्क संगत समाज में परिवर्तित करना था। ठीक है, यानी आप इसको इसमें इस क्वेश्चन में यही समझना है कि पहला गलत है, आंसर आपको आ गया डी। क्या आ गया? आंसर आपका आ गया डी। ये देखो, इसका उद्देश्य लिखा हुआ है ना कि समकालीन हिंदू सामाजिक व्यवस्था को जाति, धर्म और ईश्वरीय आस्था के बिना एक तर्क संगत समाज में परिवर्तित करना था। आर सही है, ए गलत है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि 1819 में समाचार दर्पण अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला 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 साप्ताहिक समाचार पत्र था। देखो, 1819 में समाचार दर्पण अंग्रेजी भाषा में नहीं था। किस भाषा में था? बंगला भाषा में था। किस में था? बंगला भाषा में प्रकाशित हुआ पहला साप्ताहिक पत्र था। पहला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, समाचार दर्पण का प्रकाशन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। बिल्कुल सही, लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में ही जो है हुआ था। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरी लाइन सही लिखी थी, बस अंग्रेजी की जगह बंगला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध, सबसे पहले आप बताएंगे कि तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो देखो, तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 से 1792 में हुआ था। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो अंग्रेज, मतलब कि अंग्रेज जो थे वो मराठों और निजाम के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिए थे। ठीक है, किस पर अधिकार कर लिए थे? मतलब टीपू सुल्तान से इनका युद्ध था अंग्रेज़ों का। ठीक है, और ये अंग्रेज़ जो है मराठों और जो निजाम थे उनके सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार किए थे। ठीक है, और इसमें जो है टीपू सुल्तान जो था वो पराजित हुआ तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध में। अब ये क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। कह रहा है कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। देखो, कह रहा है कि बिना हम अपने मित्रों को शक्तिशाली नहीं बनाए फिर भी अपने शत्रु को जो है कुचल दिए हैं। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? कॉर्नवालिस था, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस थे। जब तृतीय अंग्लो मैसूर युद्ध हो रहा था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? कॉर्नवालिस थे। इसी ने कहा था। अंग्रेज और टीपू के बीच जो है, अब इसमें जो है 1792 ईस्वी में युद्ध 1790 से 1792 तक चला था, और 1792 ईस्वी में टीपू के बीच जो था, जो टीपू सुल्तान था उसके बीच जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, मतलब संपन्न हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित कथनों या कार्यों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि कौन सा स्थापना कब किए थे, तीर्थयात्रा कर कब समाप्त किए थे, मजहर की घोषणा कब इन्होंने किए थे, जजिया कर को कब समाप्त किए थे। देखो, इन्हों जो है फतेहपुर सिकरी की स्थापना जो है 1571 में किए थे। 1571 फतेहपुर सिकरी की स्थापना कब किए थे? 1571 में किए थे। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किए थे? ये किए थे 1563 में। फिर मजहर की घोषणा इन्होंने कब किया था? 1579 में। फिर उसके बाद जजिया कर को तो सभी फेमस है 1564 में। हमको कह रहा है कालक्रम की दृष्टि से अपनाएं, मतलब कि बनाएं। देखो,
सबसे पहले तीर्थकर यात्रा को इन्होंने समाप्त कर दिया था। तीर्थकर यात्रा के बाद जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया था। देखो कर को पहले लगा दिया है, तीर्थकर पहले समाप्त कर दिया, फिर जजिया कर को समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, फिर मजहर की घोषणा कर दी। यानी कि दूसरा चौथा पहला तीसरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये सब रटने वाली चीज़ें हैं कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई थी 1571, तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त हुआ था 1563, मजहर की घोषणा कब हुई थी 1579, जजिया कर को कब समाप्त किए थे 1564 में। ये सब याद रटने वाली चीज़ें हैं, अब याद करिए इसको आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनतकालीन पदाधिकारी शाही दरबार का शिष्टाचार एवं वैभव बनाए रखने हेतु उत्तरदायी था? शाही शिष्टाचार एवं वैभव बनाए रखने हेतु उत्तरदायी था, तो वो था आमिर ए हाजिब। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आमिर ए हाजिब। तो सल्तनतकालीन पदाधिकारी शाही दरबार का जो शिष्टाचार एवं वैभव बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी था? वो अमीर ए हाजिब था। कौन था? अमीर ए हाजिब था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। देखो, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, सही लिखा गया है। इसमें भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार था। राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार था, ये भी सही लिखा हुआ है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है। इसमें एक तरफ कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, दूसरा कह रहा है कि इसका ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार है। व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो, जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव को दो आधारों पर जो है वो अस्वीकार किए थे। एक तो उनके लिए संविधान निर्माती जो मतलब संविधान का जो निर्माता करने वाली जो संस्था है उसमें पृथक निर्वाचन मंडल को मान्यता नहीं दी गई थी, पहला कारण। दूसरा यह था कि उनकी मतलब इसमें भारत विभाजन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। ये लोग चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, यानी कि पाकिस्तान भी बने। तो वही कह रहा है कि इसमें ना तो भारत विभाजन की मांग था और ना ही पृथक निर्वाचक मंडल था। इन दोनों को जो है मान्यता नहीं दी गई थी, इसलिए जो है मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया था, इसके लिए नहीं किया था। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में ऐसी भूमि जो सीधे राज्य के नियंत्रण में थी और इन ग्रामों के किसान राज्य को कर देते थे, वो क्या कहलाती थी? वो भंडारवाद ग्राम कहलाती थी। क्या कहलाती थी? वो जो है भंडारवाद ग्राम कहलाती थी, या जो है सीधे राज्य के नियंत्रण में भूमि थी। भंडारवाद ग्राम जो है सीधे जो है राज्य के नियंत्रण में थी। और इसमें जो लोग जो है जैसे ग्राम के किसान जो है काम करते थे, तो किसान जो होते थे राज्य को कर देते थे। ठीक है, जो सीधे राज्य के नियंत्रण, इन ग्रामों के किसान जो है राज्य को कर देते थे। ठीक, इसमें जो है एक उम्बली ग्राम, मतलब इसकी भी चर्चा, इसको भी आप समझ लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें इसका मतलब ये है कि यह ग्राम की कुछ सेवाओं के बदले प्रदान की गई भूमि, मतलब कि जो गांव है वो कुछ सेवाएं देता था, उसके बदले में उसको जो है भूमि दी गई थी, और ये इस पर कोई लगान नहीं लिया जाता था, ये लगान मुक्त भूमि थी। और ये जो कुट्टगी थी, कुट्टगी क्या होती थी? जो पट्टा होता है, तो पट्टे पर दी गई भूमि कुट्टगी होती थी। पट्टे पर दी गई भूमि क्या होती थी? ये पट्टे पर दी गई भूमि कुट्टगी होती थी। जैसे कि अभी क्लियर नहीं हो रहा है, हम बाद में बताएंगे इसको। भंडारवाद जो है ग्राम, इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, हड़प्पा स्थल सुरकोटड़ा तथा धौलावीरा खंबात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ भैया? खंबात खाड़ी में कहाँ स्थित है बताइए।
सुरकोटड़ा तथा धौलावीरा खंभात की खाड़ी में स्थित है। ये देखिए देखिए देखिए, हड़प्पा कालीन के भारत, देखो हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो भारत के सिर्फ गुजरात में नहीं, मतलब कई जगह विभिन्न राज्यों में जो है स्थित हैं। ठीक है। अब जो गुजरात में पाए जाने वाले जो स्थल हैं वो दो भागों में, एक तो कच्छ की खाड़ी में स्थित होंगे या फिर खंभात की खाड़ी में स्थित होंगे, या तो कच्छ की खाड़ी में स्थित होंगे या फिर खंभात की खाड़ी में स्थित होंगे। लेकिन ये जो कच्छ की खाड़ी है, ये जो कच्छ की खाड़ी है, अब आप समझ लीजिए कच्छ की खाड़ी में कौन स्थित है और खंभात की खाड़ी में कौन सा स्थित है। ठीक है। देखो कच्छ की जो खाड़ी है इसमें तीन स्थल स्थित हैं। कौन कौन? देसलपुर, कौन है? देसल, सॉरी फिर से बता देते हैं आपको। देखो कच्छ की खाड़ी में जो स्थित है उसमें आपका आएगा देसलपुर, देसलपुर पहला, और दूसरा है सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा उल्टा लिखा गया है। उसके बाद धौलावीरा, यानी कच्छ की खाड़ी में एक और ऐड कर दीजिए देसलपुर, ये दोनों स्थित हैं, एक धौलावीरा और एक सुरकोटड़ा। ठीक, यानी पहला गलत लिखा गया। और दूसरा है जो खंभात की खाड़ी कह रहा है ना, इसमें जो है लोथल और रंगपुर, रंगपुर और एक है रोजदी ये स्थित है। ठीक है। इस प्रकार ये दोनों जो है गलत लिखा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि यही आपको समझना है कि खंभात की खाड़ी में ये दोनों स्थित हैं, रंगपुर, लोथल और रोजडी, और कच्छ की खाड़ी में सुरकोतड़ा स्थित है, धौलावीरा स्थित है, और एक था वो था देसलपुर। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक तरफ संप्रदाय है और दूसरी तरफ संस्थापक। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तीन सुमेलित होगा और एक सही सुमेलित नहीं है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, घोर, कह रहा है कि घोर अक्रियवादी अजीत केशम्बकलिन केस कम्बलिन, अजित केस कम्बलिन इसके संस्थापक हैं? नहीं है, ये नहीं है। घोर अक्रिय संप्रदाय की जो स्थापना है वो पूरन कश्यप ने किया था। किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो यही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि घोर अक्रियवादी की जो स्थापना है वो पूरन कश्यप ने किया था। किसने किया था? पूरन कश्यप, पूरन कश्यप। ठीक, घोर अक्रियवादी के संस्थापक थे। अनिश्चयवादी का संजय वेलिट्टीपुत्र, भौतिकवादी पकुधक कच्च पकुध कच्चायन, और आजीवक का मक्खलीपुत्र गोसाल। देखो आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खलीपुत्र गोसाल ने किया था, और आजीवक संप्रदाय को अशोक के जो पिता थे बिंदुसार, वो उसको बहुत मानते थे। इसलिए अशोक ने जो है आजीवक संप्रदाय के जो भक्त थे उनके लिए कर्ण चौपाड़, कर्ण हो गया, चौपाड़ हो गया, विश्व झोपड़ी हो गई, नागार्जुन बराबर की पहाड़ी हो गई, सुदामा हो गया, सुदामा पहाड़ी हो गई, इन सुदामा गुफा हो गया, इन सभी को जो है आजीविक संप्रदाय को दान में दिए थे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यूज है, घोर अक्रियवादी का पूरन कश्यप इसके संस्थापक थे। अजित केस कम्बलिन नहीं थे, अजित केस कम्बलिन नहीं थे। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किनसे अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। अशोक के व्यक्तिगत जो है जीवन की जानकारी मिलती है। तो देखो अशोक का जो 14वां शिलालेख था वो मुख्य वर्ग में शामिल नहीं था। ठीक है। इसलिए वो जो है लघु शिलालेख कहलाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? लघु शिलालेख। कह रहे हैं कि अशोक के वे शिलालेख जो 14 शिलालेखों में शामिल ही नहीं है, 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में शामिल नहीं है, उन्हें हम लघु शिलालेख कहते हैं। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लघु शिलालेख। क्या हो जाएगा? लघु शिलालेख। क्योंकि अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जो जानकारी है वो मास्की से मिला है, जो एक लघु शिलालेख है। इसमें अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है। क्या कहा है? बुद्ध शाक्य कहा है। तो लघु शिलालेख किसे कहते हैं? तो वे शिलालेख, अशोक के वे शिलालेख जो 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में शामिल ही नहीं है, उन्हें हम लघु शिलालेख कहते हैं। और जो मास्की लघु शिलालेख है उसमें जो है अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है। क्या कहा है? बुद्ध शाक्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी विशेषता आइन ए दहसाला पद्धति की
नहीं है, मतलब 3 है, एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है वो देखते हैं। यह एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। हाँ, ये एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें बुचैलियों का कोई अस्तित्व न था। सही। आइन ए दहसाला व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी दीवान ए आला होता है। सही। यह व्यवस्था मुख्य तौर पर जब्ती व्यवस्था का ही एक सुधरा हुआ रूप था। ये भी सही लिखा गया है। यानी कि तीनों तो सही हो गए, बचा तो एक ही है, बचा तो एक है। देखो, कह रहा है कि यह 10 वर्ष के लिए अस्थायी व्यवस्था, अस्थाई नहीं थी, ये अस्थाई थी। कभी भी इसे जो है राज्य इसे कभी भी परिवर्तन करने का अधिकार था, मैं भी कभी भी बदल सकती थी। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाए, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, वो है डी। क्योंकि 10 वर्ष के लिए अस्थाई कह रहा है, कोई चीज़ें अस्थाई नहीं थी भैया, कभी भी उसे बदल सकते थे। तो 10 वर्ष के लिए नहीं, इसे राज्य कभी भी जो है बदल सकता था। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से एक सही सुमेलित नहीं, यानी कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? एक सही नहीं है। देखो, महाभास पतंजलि लेखक हैं, बिल्कुल सही। मृच्छकटिकम शूद्रक, ये भी सही है। बुद्धचरित भास नहीं है, बल्कि बुद्धचरित्र का अश्वघोष है। अश्वघोष, अश्वघोष का बुद्धचरित। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। तो यानी कि पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि बुद्ध चरित्र के लेखक भास नहीं है, बल्कि अश्वघोष है। क्या है? अश्वघोष है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तरफ अभिलेख है और पूछ रहा है कि वो अभिलेख का स्थान कहाँ है। ठीक है, देखिए, हाँ, एक तरफ अभिलेख है, दूसरी तरफ कह रहा है उसका स्थान बताइए आप। काहोम असलेब ये गोरखपुर से मिला था। काहोम स्तंभ लेख कहाँ से मिला था? गोरखपुर से मिला था। गढ़ता अभिलेख जो है ये प्रयागराज से मिला था। भीतरी अभिलेख ये जो है गाजीपुर से मिला था। और इंदौर ताम्रपत्र ये जो है बुलंदशहर से मिला था। यानी कि काहोम स्तंभ लेख कहाँ से मिला था? तो ये गोरखपुर से मिला था, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ए, डी गलत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए का कौन सा था? ए का 3 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ए का, देखो, काहोम अभिलेख गोरखपुर, यानी ए का 3 आएगा, यानी सी और डी गलत हो जाएगा। और गढ़ता अभिलेख का कौन सा है? प्रयागराज है। तो इसका क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भीतरी अभिलेख का जो है गाजीपुर है, और इंदौर ताम्रपत्र का जो है बुलंदशहर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा स्तंभ लेख, कौन सा अभिलेख, कौन सा ताम्रपत्र कहाँ से मिला है, ये आपको याद रखना है। देखो, आपसे एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि ये जो नाना घाट अभिलेख है, नाना घाट अभिलेख, आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि नाना घाट अभिलेख कहाँ से मिला है। नाना घाट अभिलेख कहाँ से मिला है और ये किस वंश से संबंधित है। ठीक है, आप लोग ये बताइएगा कमेंट में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक तरफ अभिकथन लिखा हुआ है, दूसरी तरफ कारण लिखा हुआ है। ठीक है, देखो, वर्ष 1761 में हुए पानीपत का तृतीय युद्ध की लड़ाई में मराठों को अन्य शासकों से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई थी। बिल्कुल सही, कोई भी जो है प्राप्त ही नहीं हुआ था, कोई भी मतलब कि सहायता नहीं प्राप्त हुआ था मराठों के। और उसका कारण क्या था कि मराठों के साम्राज्य विस्तार अभियानों के कारण अन्य शासक इनके खिलाफ हो गए थे। ये इसका कारण सही बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों मतलब कि कोई सहायता हमें नहीं मिली थी? क्योंकि मराठों के जो साम्राज्य थे उसके विस्तार अभियान के कारण अन्य शासक इनके जो है खिलाफ हो गए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा समर्थन प्राप्त वहदत अल वजूद, वहदत अल वजूद जो है ये इस्लाम धर्म से, मतलब इस्लाम धर्म में इसको जो है प्रमुख मान्यता है। इस्लाम धर्म की जो है मान्यता है वहदत अल वजूद की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि परम तत्व की एकता, जो परम तत्व है उसकी एकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि गुप्त काल के संबंध में से सत्य है, कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? तो देखो, भाग जो होता है भू राजस्व में राजा का हिस्सा होता है, बिल्कुल सही है। भाग जो होता है वो
भू राजस्व का हिस्सा होता है। श्रेणी जो होता है व्यापारी वर्ग का प्रधान होता है। देखो श्रेणी जो है यह एक व्यापारी संगठन था। क्या था? यह एक व्यापारी संगठन था और यह कभी कभी जो है महाजन का भी कार्य करता था। इस प्रकार ये जो है गलत है। व्यापारी वर्ग का प्रधान नहीं था बल्कि ये व्यापारिक संगठन था। ठीक है, क्योंकि व्यापारी वर्ग के प्रधान को क्या कहा जाता है पता है आपको? उसको श्रेष्ठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको श्रेष्ठी कहा जाता है। और भुगती जो है प्रशासनिक विभाग होता है, ये भी सही है। यानी कि पहला और तीसरा बिल्कुल सही है और बी वाला मतलब कि ए जो है दूसरा वाला नहीं सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है सॉरी, दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद तथा कर्नाटक के मध्य उत्तराधिकार विवाद का मूल कारण था। हैदराबाद और कर्नाटक के मध्य जो उत्तराधिकार का विवाद था उसका मूल कारण क्या था? देखो सबसे पहले उसका मूल कारण क्या था? वो था कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। वो क्या था? कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1749 से 1754 तक। मूल कारण यही था कि जो हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए दो गुटों के बीच संघर्ष हुआ था। दो गुटों के बीच क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरफ जो है कह रहा है प्राचीन नाम है, दूसरी तरफ जो है आधुनिक नाम है। वितस्ता, वितस्ता का क्या होता है? झेलम। शतुर्दी का सतलज होता है। पारुषणी का रावी होता है और सुषोमा का शोहन होता है। सुषोमा का क्या होता है? सुषोमा का शोहन होता है। तो वितस्ता झेलन ए का ए ही होगा। ऑप्शन नंबर सी डी गलत हो गया। शतुर्दी का सतलज हो जाएगा, बी का थ्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोड के माध्यम से सत्य कथनों का चयन करें। अब ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। अप्रैल 2025 में तेलंगाना अनुसूचित जाति उपवर्गीय लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। बिल्कुल सही। जो तेलंगाना है वो अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। सही है। अब ये कह रहा है कि अप्रैल 2025 में मध्य प्रदेश एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। बिल्कुल सही। ये दोनों आप लोग रट लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। कह रहा है कि अप्रैल 2025 में जारी वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो देखो ये वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 जो है ये अंक टाड रिपोर्ट जारी करता है। बिल्कुल सही। और भारत का इस सूचकांक में 36वां स्थान है, ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सब करंट अफेयर है सॉरी। दूसरा भी देखो करंट अफेयर से ये भी रिलेटेड है। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्थित त्रिंकोमाली बंदरगाह को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो था श्रीलंका का। वो क्या था? श्रीलंका। त्रिंकोमाली बंदरगाह ये श्रीलंका से रिलेटेड है। कहाँ है? श्रीलंका। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूर्ण हुए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूर्ण हुए। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि अप्रैल 2025 में इसका आयोजन थाईलैंड यानी बैंकॉक में किया गया। थाईलैंड यानी कि थाईलैंड यानी कि बैंकॉक में किया गया था। बिल्कुल सही सही है। हमसे क्या पूछ रहा है? एक सेकंड, इसको देखना पड़ेगा। हाँ ठीक, ये सही है, सही है। अप्रैल 2025 में इसका आयोजन थाईलैंड बैंकॉक में किया गया था और इस शिखर सम्मेलन का विषय वस्तु बिम्स्टेक यानी कि प्रॉस्पेरस रेसिलियंट एंड ओपन थी। बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा है असत्य कथन, दोनों सही लिखा गया है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसमें है कि युद्ध अभ्यास
युद्ध अभ्यास इंद्र 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2025 में इस युद्धाभ्यास का आयोजन भारत एवं रूस की वायुसेनाओं के मध्य किया गया, मतलब इनके जो है मध्य किया गया। तो एक सेकंड, इसको भी देखना पड़ेगा। तो ये जो है वायुसेना नहीं होगा, यहाँ पर नौसेना हो जाएगा। यानी अप्रैल 2025 में इस युद्धाभ्यास का आयोजन भारत एवं रूस की नौसेना के मध्य किया गया था। इसका आयोजन असम में नहीं हुआ था बल्कि चेन्नई में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो दोनों जो है कथन गलत लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी करंट अफेयर रिलेटेड है। अप्रैल 2025 में यूके की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 जारी की गई है। ये सभी करंट अफेयर से रिलेटेड है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछ रहा है कि सत्य कथन। इनसे क्या पूछ रहा है? सत्य कथन बताइए। ठीक है, देखो इसमें पेकिंग विश्वविद्यालय चीन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पेकिंग, देखो यूके की जो पत्रिका है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 जारी की गई है। इस रैंकिंग में ये पेकिंग विश्वविद्यालय नहीं बल्कि सिंघुआ क्या है? तो सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। पहला गलत है, यहाँ पेकिंग नहीं होगा बल्कि सिंघुआ होगा। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान है। बिल्कुल सही, ये सही लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, क्योंकि सत्य पूछ रहा है। इसमें पेकिंग विश्वविद्यालय नहीं बल्कि सिंघुआ विश्वविद्यालय होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में भारतीय एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया गया। भारत एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला विश्व का 17वां देश बन गया। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 23वें विधि आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। MC सीतलवाड़ प्रथम भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष थे। MC सीतलवाड़ प्रथम भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष थे। हाँ ठीक, सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार के, ये भी कह रहा है सत्य वचन चुनना है। INS वर्षा भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस है। भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी बेस है। बिल्कुल सही, INS वर्षा। यह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखो यह विजयवाड़ा में नहीं बल्कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। यानी कि दूसरा गलत है, पहला सही है। केवल एक। ठीक है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। अप्रैल 2025 में रक्षा विकास एवं अनुसंधान यानी कि DRDO ने स्वदेशी ग्लाइड बम का सफल ट्रायल किया। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था गौरव। इसका नाम था गौरव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिलनाडु में नए पंबन पुल का उद्घाटन किया। उद्घाटन किया। अब कह रहा है कि कौन सा कथन, इन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल था। ये समाचारों में था। इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड जो है द्वारा किया गया था। ये भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका वास्तविक नाम हरिकिशन गोस्वामी था। वर्ष 2015 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सही, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सत्य कथन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर
सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AIKEYME 2025 का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है। ये सभी करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसका संबंध जो है ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका भारत बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 2025 इसी से रिलेटेड है, क्योंकि ए मतलब अफ्रीका, इंडिया, उसके बाद KEME यानी कि बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 2025 से ये रिलेटेड है। 145वां क्वेश्चन देखते हैं। सभी करंट अफेयर से रिलेटेड। करंट अफेयर अगर आप अप्रैल का पढ़े होंगे ये सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। अप्रैल 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया। इनमें निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मान जो है प्राप्त नहीं था, मतलब 3 सम्मान प्राप्त था और एक सम्मान जो है प्राप्त नहीं था, वो था भारत रत्न। भारत रत्न जो है प्राप्त नहीं थे। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सब तीनों प्राप्त थे, लेकिन जो इन्हें भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ था। देखो पद्मश्री कब प्राप्त हुआ था, 1982 में, ठीक है। पद्म भूषण 1992 में, सॉरी पद्मश्री 1982 में और पद्म भूषण जो है 1992 में, 1992 में और पद्म विभूषण 2000 में, ठीक है। लेकिन भारत रत्न इनको जो है प्राप्त नहीं हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में यूनेस्को द्वारा 11 देशों में 16 नए वैश्विक जियो पार्क्स नामित करने की घोषणा की गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो उत्तर कोरिया एवं सऊदी अरब वर्ष 2025 में पहली बार ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल हुआ। भारत में वर्ष 2025 में दो यूनेस्को जियो पार्क जो है की घोषित किए गए, यानी कि भारत में वर्ष 2025 में 2 यूनेस्को जियो पार्क घोषित किए गए। गलत है, अभी तक कोई भी जो है यूनेस्को जियो पार्क घोषित नहीं हुआ है। यहाँ 2 लिखा है, 2 नहीं, यहाँ पर एक भी नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसके पहले ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन इसके ऑप्शन में इस पूछने का तरीका इसका अलग कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? शीर्ष जो है 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो पहला जो है तमिलनाडु है, तमिलनाडु इसमें भी है, ठीक। पहले क्या है, तमिलनाडु है, शीर्ष 3 राज्य पूछ रहा है ऊपर से। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद कर्नाटक है। शीर्ष से पूछ रहा है, यानी कि ऊपर से। वो 3 राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष तो पूर्ण हो चुके हैं, इससे क्वेश्चन बनना तय है। इसलिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो है अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अंतर्गत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2025 में ओडिशा सरकार द्वारा सिमलीपाल उद्यान को आधिकारिक सूचना द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित किया गया, सही है। सिमलीपाल भारत को 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल भारत का जो है 107वां है, कौन है वो का जो है 107वां राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में प्रारंभ भारत प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? भारत प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसके भारत प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि ग्रामीण भारत के जो उद्यमी हैं उनको जो है सरल बनाना है। भारत प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भारत के उद्यमियों को सशक्त बनाना। इसमें जो है इसके अंतर्गत टीयर 2 और टीयर 3 और जो है ग्रामीण भारत के 10 लाख उद्यमियों को जो है सशक्त बनाना है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अप्रैल 2025 में नहीं मनाया गया? कौन सा दिवस जो है नहीं मनाया गया? पहला दिया गया है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व विरासत दिवस। अब इसका जो है आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग जो है कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो इसको हम ये बता देते हैं कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब कब ये सब मनाया जाता है, ये सब बता देते हैं। देखो राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये 5 अप्रैल 2025, 5
अप्रैल 2025 नहीं लिखे क्योंकि 25 की बात हो रही है, 2025 की। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 मई को मनाया जाता है, 10 मई। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस ये 18 अप्रैल। हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अप्रैल 2025 में नहीं मनाया गया। अप्रैल 2025 में नहीं मनाया गया, तो कमेंट में आप लोग बताइएगा कि कौन सा नहीं मनाया गया था। ठीक है, चलिए बता देते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये 2025 में नहीं मनाया गया था। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 में नहीं मनाया गया था। ये रहे आज आपके जो है ये टेस्ट आपका 2 वाला पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो है हम टेस्ट 3 का लाएंगे। चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आपने देखा है तो धन्यवाद आपका देखने के लिए, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो, यानी कि नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।